चेरी फूले मधुमास। प्रकृति ने जिस देश के साथ सौतेला व्यवहार किया हो, यदि उसे फूलों का देश कहा जाए तो शायद कुछ लोगों को ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन ये उतना ही सत्य है जितना कि प्रतिदिन सूर्योदय का होना। जापान में हर महीने किसी न किसी फूल का मौसम होता है। वैसे फूलों का खिलना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उनके खिलने की ऋतु का सम्मान तथा फूलों का स्वागत। जापान ने हर प्राकृतिक उपहार को अपनी संस्कृति से जोड़ा है और उसका स्वागत वहां का हर निवासी उतने ही उत्साह और समर्पण से करता है जितना किसी देवता का पूजन अर्चन किया जाता है। मैं ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त उपहारों का सम्मान जिस प्रकार जापान में किया जाता है, संसार का कोई भी अन्य देश उसकी बराबरी नहीं कर सकता। जापानी उद्यान अपने आप में पूरी धरती के प्राकृतिक सौंदर्य को समेटे हुए होता है और उद्यान लगाने वाले की भावना तथा कल्पना का पूरा प्रतिबिंब भी होता है। फूलों के प्रति लगाव जापानी जीवन शैली का अभिन्न अंग है। बसंत आते ही पूरा जापान साकुरामय हो जाता है। जापान में चारों ओर रंग बिरंगे मुस्कुराते फूलों की श्रृंखला मन मोह लेती है। प्रत्येक दुकान, घर, गली, मोड़, सड़क, उद्यान, मंदिर, सार्वजनिक भवन, झील और सरोवर हर समय फूलों से सजे दिखाई पड़ते हैं। वैसे तो हर फूल अपने में एक कहानी समेटे रहता है, किंतु जापानी मानस में साकुरा का एक अलग ही स्थान है। पूरा जापान महीनों पहले यात्रा की योजनाएं बनाने लगता है कि कब साकुरा फूले और वह वहां जाकर उसकी छटा देखकर स्वर्गिक आनंद प्राप्त कर सके। प्रकृति से सीधा संवाद स्थापित करने का जापानियों का ये अपना अलग तरीका है। इसे हानामी कहते हैं। हाना का मतलब है फूल और मी का अर्थ है निहारना। घंटों लोग झुंडों में बैठे पिकनिक मनाते या फोटो खींचते दिखाई देते हैं। विदेशी पर्यटक भी उसी समय अधिक मात्रा में आते हैं। जापान की पौराणिक कथाओं में राजकुमारी कोनोहाना का जिक्र आता है। ऐसा माना जाता है कि उसके नाम से ही इन वृक्षों का नाम साकुरा पड़ा। कहते हैं राजकुमारी की आत्मा इन वृक्षों में आज तक वास करती है। साकुरा के प्रति लोगों का इतना लगाव है कि लोग बसंत में मंदिरों में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि साकुरा के फूल अधिक समय तक खिले रहें। ऐसी मान्यता है कि फूल जितने ज्यादा समय तक खिले रहेंगे, धान की फसल उतनी ही अच्छी होगी। हमारे भारत देश में भी ऐसी कई मान्यताएं हैं जो प्रायः सच्ची भी होती हैं, पर अब नई पीढ़ी इन्हें भूलती जा रही है। पुराने कवियों की कविताओं में इन्हें देखा जा सकता है। जाड़े के मौसम में प्रारंभ मोमिजी नामक वृक्ष की पत्तियां प्रकृति के कई रंगों के दर्शन कराती हैं। वास्तव में ये पत्तियों के विभिन्न रंगों में परिवर्तित होने का क्रम है, जो पहले पीली, नारंगी तथा बाद में लाल हो जाती हैं। यदि वृक्षों को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि प्रकृति ने अपने सभी रंग इन वृक्षों में उतार दिए हैं। पर्यटकों को ये रंग इतने पसंद आते हैं कि एक बार इन्हें देखने के बाद भी यहाँ से उनके जाने की इच्छा नहीं होती। जापानी लोग इन रंगों को अपनी संस्कृति से जोड़कर देखते हैं तथा इन रंगों को अपने जीवन का अभिन्न अंग मानते हैं। जापान में रंग बिरंगे इन मोमिजी के वृक्षों को देखने का अवसर मुझे भी मिला। पहाड़ों और वनों के बीच टैक्सी से गुजरते हुए मोमिजी के रंग बिरंगे वृक्षों का सौंदर्य उनकी शोभा और बढ़ाते हुए लकड़ी की लंबी लंबी गैलरियां जो मंदिर के भवनों को जोड़ते हुए बनाई गई थी, एक स्वर्गिक अनुभूति का सा आभास हुआ। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ शिल्पकला का भी अद्भुत समन्वय था। उस समय तो ऐसा ही लग रहा था जैसे मेरे जीवन के सुंदरतम पलों में से ये एक पल है। सर्दी का मौसम तब अपने कैशोरी की दहलीज पर आ चुका होता है। पेड़ फूलों से लग जाते हैं, कदम कदम पर गुलदाउदी की बहार दिखाई पड़ती है। इसी मौसम में चेरी का त्योहार मनाया जाता है। गुलदाउदी के फूलों से गुड़ियां और कागज की कंदीलें भी सजाई जाती हैं। उनका मनमोहक दृश्य देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। जापान में फूल वहां के दैनिक जीवन में बड़ा महत्व रखते हैं। फूलों की सजावट एक कलाकार की
कृति के अनुरूप मानी जाती है, जिसका सर्वाधिक प्रयोग सैकड़ों वर्षों से सबसे पहले शिंतो मंदिरों में ईश्वर के समक्ष किया जाता था। ऊपर की ओर देखते हुए ये लंबे पौधे आसमान से उतरे पर्वतों के प्रतीक माने जाते थे। बौद्ध मूर्तियों के दोनों ओर गुलाउदी के फूल सजाए जाते थे। कौन सोच सकता है कि एक अकेला लाल गुलाब अपनी खूबसूरत सादगी के कारण या हरी भरी टहनियों के बीच से झांकते हुए केवल 3, 5 या 7 फूल अपने भीतर एक समूचे आध्यात्मिक ज्ञान और मानव मन का जुड़ाव समेटे हुए है। एक कहावत है कि फूल वहां उगते और फूलते हैं जहां उनके प्रति स्नेह की भावना होती है। जापानी फूलों के प्रति भावनात्मक रूप से समर्पित होते हैं। ये समझ मुझे उस समय आई जब जापान में ही मैं श्रीमती राजबुद्धि राजा से उनके घर पर मिली। राज जी मेरी पुरानी मित्र थी और लंबे समय से जापान यूनिवर्सिटी में हिंदी की प्राध्यापिका थी। उन्होंने बताया कि जहां हमारे यहाँ पुष्प सज्जा में बहुतायत से सजे फूलों को महत्व दिया जाता है, वहां जापान में स्वाभाविक प्राकृतिक सौंदर्य को दिखाया जाता है। कुछ फूलों को एक आकर्षक फूलदान में सजा भर देने से एक प्राकृतिक माहौल बन जाता है। ताजे अथवा सूखे फूलों की पत्तियों और डालों सहित पुष्प गुच्छ बनाने की विशेष शैली तथा निर्मित संकुल को इकेबाना कहते हैं। पुष्प सज्जा की कला सीखने के लिए गुरु शिष्य परंपरा का पालन करना पड़ता है। इसीलिए जापानी पूर्ण रूप से ये सज्जा तभी सिखाते हैं जब शिष्य उन्हें गुरु के रूप में माने। प्रत्यक्ष रूप से गुरु को नमन कर पुष्पों को भी नमन किया जाता है। एक सिखाकर प्रसन्न होता है तो दूसरा सीख कर कृतार्थ होता है। सही पुष्प सज्जा 2-4 दिनों में नहीं सीखी जा सकती। उसके लिए अनेक वर्ष समर्पित करने होते हैं। जापान में फूलों की सजावट बौद्ध विचारधारा के अनुरूप की जाती है। उसके भीतर जन्म से लेकर मृत्यु तक का गहन गंभीर जीवन दर्शन निहित होता है। फूलदान में धातु के साथ एक लंबा स्पाइक यानी कि डंडी होती है। दोनों तरफ संतुलित रूप से 2 फूल जड़े होते हैं। फूल और सहायक सामग्री देवताओं की आत्माओं और मृतक के वाहक के रूप में मानी जाती है। प्रकृति और पुष्प को सम्मान देने की इस कला का नाम है इकेबाना। इसमें अधिकतर अधिखिली कलियों को चुना जाता है जो वर्तमान की ओर इशारा करती हैं और उनका अधिखिलापन भविष्य की संभावनाओं को दर्शित करता है। मौसम के अनुरूप ही पुष्प सज्जा की जाती है। राज जी ने बताया कि इकेबाना स्कूल के संस्थापक सेंकी ने रिक्का नामक एक शैली विकसित की, जिसका प्रयोग फूलों की सजावट के लिए किया जाता रहा है और जो अब विश्व भर में प्रसिद्ध हो चुकी है। रिक्का व्यवस्था अभिजात और सत्तारूढ़ योद्धा वर्ग के भव्य घरों और महलों में फूलों की सजावट में 16वीं से 17वीं सदी में लोकप्रिय थी। इसके बाद भी कई अन्य शैलियां भी विकसित हुईं, जिनमें सिका शैली, मोरिबाना शैली, नागे इरे शैली भी बहुत प्रसिद्ध हुई। जापान में फूलों की सजावट नव वर्ष के धार्मिक समारोहों, पार्टियों तथा शादी समारोहों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जापान में फूलों की अपनी ही भाषा है। उनके अलग अलग अर्थ हैं। लाल गुलाब जापानी अर्थ रोमांस, पश्चिमी अर्थ रोमांस। लाली जापानी अर्थ प्यार, मातृ दिवस के लिए आम उपहार, पश्चिमी अर्थ रंग के आधार पर। एमेरिलिस जापानी अर्थ तीव्र गति, पश्चिमी अर्थ अभिमान। सफेद गुलाब जापानी अर्थ मासूमियत, भक्ति और चुप्पी, पश्चिमी अर्थ पुण्य और पवित्रता। पीला गुलाब जापानी अर्थ ईर्ष्या, पश्चिमी अर्थ दोस्ती, भक्ति। लाल ट्यूलिप जापानी अर्थ प्रसिद्धि, पश्चिमी अर्थ अमर प्रेम। पीला ट्यूलिप जापानी अर्थ एक तरफा प्यार, पश्चिमी अर्थ एक तरफा प्यार, निराशाजनक प्यार। कैक्टस फूल जापानी अर्थ हवस, पश्चिमी अर्थ मातृ प्रेम। लाल कैमेलिया जापानी अर्थ प्यार का प्रतिनिधित्व, पश्चिमी अर्थ उत्कृष्टता। पीला कैमेलिया
जापानी अर्थ लालसा, पश्चिमी अर्थ उत्कृष्टता। व्हाइट कैमेलिया, जापानी अर्थ प्रतीक्षा, पश्चिमी अर्थ उत्कृष्टता। सफेद गुलदाउदी, जापानी अर्थ सच्चाई या दुख, अंत्येष्टि के लिए सबसे आम फूल, पश्चिमी अर्थ मृत्यु और दुख। इस प्रकार हम देखते हैं कि जापान में फूलों के द्वारा भावना प्रदर्शन की एक स्वस्थ परंपरा है। हम में से ज्यादातर लोग फूलों को देखकर आनंदित होते हैं और सजावट में फूलों का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन प्रकृति की दूसरी नियामत जैसे पत्थर, कंकड़ इत्यादि को घर में या किसी उत्सव में सजाने की कल्पना कम ही करते हैं। यहाँ जापान के निवासियों की सोच दूसरों से अलग है। बांस की छोटी डंडियों, कंकड़ों तथा छोटे पत्थरों का उपयोग करते हुए वे ऐसे उद्यान की रचना कर डालते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जहां आम आदमी जीवन की सारी आपाधापी, शोरगुल तथा परेशानियों को भूलकर एक शांत वातावरण में सच्चे सुख की तलाश करता है और उसे पा भी लेता है। प्रकृति के हर रूप को अपने जीवन से जोड़ लेना जापानियों की खूबी है। प्रकृति के साथ तादाद में उनकी जीवन शैली है। छोटे से छोटे स्थान को कैसे मनोहारी सुंदरता प्रदान की जाए, ये कला जापानियों से बेहतर और कोई नहीं जानता। जापानी उद्यान कला की सबसे बड़ी विशेषता है कि थोड़े से स्थान में ही पर्वतीय दृश्य, झरने, झील, द्वीप, पुल, शिलाएं और चट्टानें आदि सब वस्तुएं देखने को मिल जाती हैं। छोटे छोटे स्थान भी भिन्न भिन्न आकार के पत्थरों, डंडियों, कंकड़ों आदि का उपयोग करके अत्यंत आकर्षक ढंग से सजाए जाते हैं। पानी के बीच में कछुए के आकार का पत्थर होता है और उसके पास ही दूसरा पत्थर उड़ते हुए हंस के आकार का होता है। जापान में कछुआ और हंस अपने लंबे जीवन के कारण अत्यंत शुभ माने जाते हैं। जापान में अंक 7 अत्यंत शुभ माना जाता है। अतः कई उद्यानों में जहाज के आकार के एक के पीछे एक 7 पत्थर पानी में रखे जाते हैं, जिनका आशय ये होता है कि 7 बड़े बड़े खजानों की खोज में समुद्र की लंबी यात्रा पर जा रहे हैं। पानी के झरने, तालाब और उनके ऊपर पुल जापानी उद्यान के अनिवार्य अंग हैं। पानी के किनारे पेड़ और पत्थर आदि इस प्रकार सजे होते हैं कि पानी में उनके प्रतिबिंब और भी सुंदर लगते हैं। जापानी उद्यान में चीड़ के पेड़ों का विशेष महत्व है। प्रायः वे मुख्य द्वार के दोनों ओर संतरी के समान खड़े लगते हैं। जापानी उद्यान कला में बोनसाई का प्रयोग भी प्रचुर मात्रा में होता है। जापानी भाषा में बोनसाई बौने पौधों को कहते हैं। ये बड़े बड़े पेड़ों को छोटे आकार किंतु आकर्षक रूप प्रदान करने की एक कला है। आश्चर्य की बात यह है कि महावृक्ष जैसे पीपल, बरगद, चीड़ जैसे अनेक वृक्षों को बोनसाई बनाकर गमलों में उगाया जा सकता है। इसके अंतर्गत पौधों को सींचने तथा एक गमले से निकालकर दूसरे गमले में रोपित करने की विशिष्ट विधि होती है। इस विधि में पौधों की सहायक जड़ों को काटते छाटते हैं और पौधे के तने में तांबे का तार लपेटकर मनचाहा आकार दिया जाता है। बाद में तार हटा देते हैं और इन बौने पौधों को समूह में रखकर घर में एक हरा भरा बगीचा बसाया जा सकता है। बोनसाई पौधों को गमले में इस प्रकार उगाया जाता है कि उनका प्राकृतिक रूप तो बना रहे, लेकिन वे आकार में बौने रह जाएं। जापान में घरों में सजावट के लिए बोनसाई का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। आज भारत में भी अनेक घरों में बोनसाई के पौधे दिखाई देते हैं। जापानी लोग अपने मित्र या सगे संबंधियों से मिलते हैं तो अक्सर उपहार के रूप में किसी फूल का पौधा लगा गमला देते हैं, गुलदस्ता नहीं देते। ऐसी मान्यता है कि खिलने वाले फूल का गमला न केवल आत्मीयता का बल्कि वृद्धि और विकास का भी प्रतीक है। विशाल वृक्षों को एक छोटे से गमले में समेटने का जो काम जापानियों ने करके दिखाया है, वह विश्व में किसी आश्चर्य से कम नहीं है। वास्तव में ये बेमिसाल है। एक बड़े वृक्ष को छोटे से गमले में छोटे रूप में देखना वैसे ही लगता है जैसे आकाश मुट्ठी में आ गया हो या फिर चांद पानी की परात में उतर आया हो। फूलों के साथ साथ इनमें कभी छोटे छोटे फल भी उगाए जाते हैं।
आज विश्व के अन्य देश भी बोनसाई को अपना चुके हैं। भारत में मेरे अपने घर में एक छोटे से गमले में छोटी छोटी नारंगियों को फलते देखती हूँ तो मन मुग्ध हो जाता है। मुझे एक विद्वान ने बताया कि जापानी बोनसाई कला भी जापान में भारतीय बौद्ध भिक्षुओं द्वारा आविष्कृत की गई। बौद्ध भिक्षुओं ने जापानी बौद्ध अनुयायियों को बताया, गौतम बुद्ध को एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ तपस्या करने पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। जापान में बरगद का वृक्ष नहीं होता था। जापानियों ने भारतीय बौद्ध भिक्षुओं से निवेदन किया कि उन्हें बरगद का वृक्ष देखना है। उनकी प्रार्थना पर एक अज्ञात बौद्ध भिक्षु भारत से बरगद के वृक्ष का एक पौधा गमले में लगाकर जापान लाया। हर वर्ष इस पौधे की जड़ें छांट दी जाती थीं और डालियों को तार बांधकर छोटा रखा जाता था। यही कला बोनसाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। प्राकृतिक हरियाली के बिना किसी जापानी घर की कल्पना करना भी कठिन है। इनके निजी घरों में भी छोटे छोटे उद्यान होते हैं। हमारे गाइड ने भी बताया कि जापान आकर हमने यदि वहां के उद्यान नहीं देखे तो हमारा सफर अधूरा रह जाएगा। हम जहां तक हो सके कुछ छोड़ना नहीं चाह रहे थे, इसलिए हमारा अगला पड़ाव राष्ट्रीय उद्यान रहा, जो कामोगावा नदी के पूर्व में लगभग 24,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इसे क्योतो प्रीफ्रेक्चुरल वानस्पतिक उद्यान के रूप में जाना जाता है। उद्यान पहले सन 1924 में स्थापित हुआ था, परंतु सन 1946 में इसे बंद कर दिया गया था। सन 1961 में इसे पुनः आरंभ किया गया। उद्यान में पौधों के लिए लगभग 16 मीटर ऊंचा ग्रीन हाउस है, जो लगभग 4500 प्रजातियों के लगभग 25,000 पौधों से समृद्ध है। इसके अतिरिक्त उद्यान में बांस गार्डन, बोनसाई प्रदर्शनी, कमीलिया गार्डन, चेरी पेड़, यूरोपीय शैली गार्डन, फूल बिस्तरे हाइड्रेंजिया गार्डन, जापानी आयरिश गार्डन, जापानी देशी पौधे, लोटस तालाब, नाकाराकी बारहमासी और उपयोगी पौधे, धसा गार्डन तथा उमा ग्रोव हैं, जो इस उद्यान को विश्व स्तरीय उद्यानों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देते हैं। उद्यान दर्शन के बाद 5 घंटे के टैक्सी के सफर ने हमें थका दिया था और रात्रि भी धीरे धीरे अपने पांव पसारती जा रही थी। अतः हमारी टैक्सी होटल की ओर चल पड़ी। रास्ते में हमें बहुत से घर दिखाई दिए। हर घर में सुंदर पौधों की बागवानी। ऐसा लगता था कि बागवानी जापान की संस्कृति में रची बसी है। भले ही जापान के साथ प्रकृति ने सौतेला व्यवहार किया है,